नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश तिवारी कक्षा 9वीं की विज्ञान लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 9वीं की विज्ञान में पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। कक्षा 9वीं की विज्ञान का पहला टॉपिक है, पहली यूनिट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं, हमारे आसपास उपस्थित हैं। यानी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं सब किसी न किसी पदार्थ से मिल करके बनी हुई हैं। तो हमको पढ़ना क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है पदार्थ जो होता है। आप पदार्थ की डिफिनीशन समझिए, पदार्थ होता क्या है। पदार्थ से भी पहले यदि आपको और पीछे चलना है, आप पढ़े हो, 6वीं से साइंस पढ़ते आए हो, तो हम कक्षा 9वीं का आज पहला टॉपिक है, पहला लेक्चर है, इसलिए हम विज्ञान की डिफिनीशन पहले बता देते हैं। आप लोग विज्ञान की डिफिनीशन नोट करेंगे। अभी तक आप विज्ञान 6वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़े होंगे। छोटी डिफिनीशन, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को या क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान पढ़ते थे, यही जानते थे, है ना। और अभी तक हम मानते आए हैं। लेकिन 9th में आप साइंस आपको डीप पढ़ना है, इसलिए थोड़ी सी डिफिनीशन को और बड़ी करनी पड़ेगी और उसमें गंभीरता लानी पड़ेगी और उसमें मैटर जोड़ने पड़ेंगे, है ना। तो प्रकृति के क्रम विज्ञान की डिफिनीशन आप लिखेंगे। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान क्या होता है? प्रकृति के किसी भी पदार्थ की, जो हमारे प्रकृति में कोई भी पदार्थ मौजूद है उसको हम कैसे, किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, इसकी हम डिफिनीशन के थ्रू बताते हैं आपको। प्रकृति में किसी भी पदार्थ के आकार, संरचना, आकृति, गुणधर्म तथा उसमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन तथा आप कह सकते हो कि प्रेक्षणिक, तार्किक जो ये परिणाम हमको मिलते हैं, हम विज्ञान के थ्रू सीखते हैं, है ना। तो आप एक शब्दों में कहेंगे या अथवा करके लिख सकते हैं कि पदार्थ के आकार, आकृति, संरचना तथा उसमें होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन को ही हम विज्ञान कहेंगे। आई बात समझ में? प्रकृति, क्योंकि हमारा जो प्रकृति है, इन्वायरमेंट है, वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर के बना है, तो उसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? क्रमबद्ध रूप से करेंगे, एक सिस्टोमेटिक वे पे करेंगे। उसके आकार को जानेंगे, उसकी आकृति को जानेंगे, उसके भार को जानेंगे, मास को, तथा उसमें होने वाले रासायनिक और फिजिकल, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे कि ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बाद क्या बनते हैं, इनका परिणाम क्या आता है। यही सब अध्ययन करना ही हमारा विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का चमत्कार, आविष्कार इतना ज़्यादा हो गया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जहाँ इंसान देख नहीं सकता वहाँ तक विज्ञान पहुँच चुका है। हम चंद्रमा पे पहुँच चुके हैं, बड़े बड़े परमाणु संयंत्र लॉन्च करते हैं, है ना, मिसाइलें तैयार कर रहे हैं। ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो विज्ञान को आप जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ, आज उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप पदार्थ के, अब इसके बाद अब बात करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ होते क्या हैं? क्वेश्चन ये बन सकता है कि पदार्थ होते क्या। पहले हम किसको जानेंगे? पदार्थ को जानेंगे। पदार्थ क्या होता है कि जिसमें क्या होता है? आकार होता है, जिसमें क्या होती है? आकृति होती है, जिसमें क्या होता है? भार होता है, वो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। आई बात समझ में? तो आप पदार्थ को लिख सकते हैं एक शब्दों में डिफिनेशन के रूप में कि पदार्थ जिनका आकार होता है। पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? जिनमें आकार होते हैं, जिनका भार होता है तथा जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे हमारा ये डस्टर, डस्टर क्या है? एक पदार्थ है। ये पदार्थ से मिलकर के बना है। ये क्या है? ये आकार है इसका, है ना। और ऐसे अगर इसको बेट करेंगे तो इसमें क्या है? भार है, ठीक है। ये इसकी आकृति है, बनावट है, ये सब क्या हुआ? पदार्थ। तो आप कह सकते हो कि पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसका भार हो तथा जिसकी बनावट हमको पता चले, ये सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ को हम और अध्ययन करना है तो उसकी भौतिक और रासायनिक अवस्थाओं पे जाएंगे। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, भौतिक आधार पे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसको जानेंगे, है ना। तो
तो पदार्थ को भौतिक आधार पे 3 अवस्थाओं के रूप में जाना जाता है। पहली अवस्था है आपकी ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था और तीसरी है गैस अवस्था, है ना। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 ही अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आपका यहाँ पे है ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आजकल चौथी और 5वीं अवस्था भी आ गई है। चौथी अवस्था होती है पदार्थ की प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था होती है बोस संगठन, ठीक है। या बोस आइंस्टीन का सिद्धांत एक 5वीं अवस्था के रूप में दिए हैं, बोस संगठन, ठीक है। या बोस कंडेंसेट, उसको भी बोस कंडेंसेट भी बोलते हैं। ये 2 अवस्थाएं जो हैं ये हमारी मेन अवस्थाओं में नहीं आती हैं, इनके अनुपूरक स्टेज हैं। मुख्य रूप से 3 ही अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। और चौथी और 5वीं जो है अनुपूरक अवस्थाएं हैं। बोस आइंस्टीन का सिद्धांत, उन्होंने एक मेथड दिया है पदार्थ पे, और चौथी है प्लाज्मा। तो इसके बाद हम पदार्थ जो है इसके गुण या लक्षण को जानेंगे। पदार्थ होते क्या हैं? पदार्थ की डिफिनीशन तो जान गए कि पदार्थ में आकार होता है, आकृति होती है, संरचना होता है, इसकी बनावट होती है, इसका मास होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। अब पदार्थ के लक्षण क्या होते हैं? पदार्थ के लक्षण क्या होते हैं? तो पहला लक्षण है पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कण कितने बड़े हो सकते हैं? कण बड़े हो सकते हैं या छोटे होंगे, है ना। तो आप कह सकते हो कि पदार्थ चाहे छोटा हो या बड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण आप ले लीजिए, वो भी क्या है? पदार्थ है। चाहे जितना क्यों ना छोटा हो, जिसको हम देख भी नहीं सकते, चलो वो भी एक क्या है? पदार्थ है ना। जिसको देख रहे हैं वो तो पदार्थ है, यही है। जो नहीं देख सकते, सूक्ष्म कण है, वो भी क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ आप कह सकते हो कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिल करके बना होता है। जैसे और उदाहरण आप ले सकते हो कि 2 ड्रॉप आप डिटॉल का लिक्विड किसी बाल्टी भर पानी में डालते हो तो क्या होता है? पूरे पानी में फैल जाता है। 2 ड्रॉप डिटॉल का बोतल, एक ही ड्रॉप डाल दीजिए, एक बूंद, पूरी बाल्टी भर पानी को क्या करता है? उसमें अपना कलर बना लेता है, उसमें क्या होता है? फैल जाता है। तो सोचिए कि इतना छोटा कण जो है इतनी बाल्टी भर पानी को परिवर्तित कर दिया, उसमें अपना गुण दिखा दिया। तो मतलब वो उसके अंदर भी कई छोटे छोटे कण रहे होंगे, उस बूंद के अंदर भी कई छोटे छोटे कण रहे होंगे, तब तो बंटे अलग हुए, विभाजित हुए और सब अपने उसमें अपना गुण दिए, प्रदर्शित किए, है ना। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले सकते हो, फिनोप्थिलीन ले लीजिए। फिनोप्थिलीन की एक बूंद को आप किसी पानी में डालिए तो क्या होता है? पूरा पानी को कलरफुल कर देता है ना। अपना रंग उसमें आ जाता है, गुलाबी रंग कर देता है। तो ये क्या होता है कि इसमें भी कहीं न कहीं छोटे छोटे बहुत सारे कण मिल करके बने हुए हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन उठता है कि ये कण कितने छोटे होंगे? पदार्थ जो होता है, ये कण छोटे तो हैं, लेकिन कितने छोटे होंगे उसका अनुमान हम कैसे लगाएंगे? तो पदार्थ के कण जो होते हैं, इन कणों में के बीच में भी रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के इन कणों के बीच में भी क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जिस तरह से हमारा जल भी एक पदार्थ है, द्रव की बात हम करते हैं, तो द्रव के बीच में भी एक रिक्त स्थान होता है। कैसे? उसको देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू हम। जैसे मान लीजिए हमारा द्रव है, ठीक है, इसमें क्या है? आपका ये भरा हुआ है एक बीकर में, है ना। इसमें क्या करते हैं? यदि हम 4 से 10 बूंद नमक की या शक्कर की, शर्करा की डालते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर विलय हो जाता है। क्या होता है? इसके अंदर घुल जाता है। तो इससे यह साबित होता है कि द्रव जो पदार्थ है इसके अंदर भी रिक्त स्थान होता है। यह हमारा अभी जो वो हुआ, क्रिया हुई या इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोग, यह साबित करता है कि इस हमारे द्रव फॉर्म वाले पदार्थ में भी रिक्त स्थान होते हैं, जो कि उस सॉलिड मैटर को, नमक को या शक्कर को, शर्करा को उसमें विलय कर लेता है, अपने आप में घोल लेता है, जिससे यह साबित होता है कि इन पदार्थ के कणों के मध्य भी रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है। अब तीसरी बात आती है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, इसको हम कैसे देखेंगे?
जैसे मान लीजिए किसी सिलेंडर में गैस भरी है, किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तो ये क्या होते हैं, जो कण होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर कंटिन्यू क्या होते हैं, आपस में गति करते रहते हैं। तो आप देखे होंगे सिलेंडर को आप हिला कर देखेंगे या किसी आप गुब्बारे को देखेंगे तो क्या होता है, उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो उसके कण आपस में क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। तो इस प्रयोग से हम ये बता सकते हैं कि एक गैस वाला का प्रयोग है ना, गैसीय अवस्था का, तो हम ये बता सकते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, मतलब लगातार अनवरत सतत निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है। अब क्या होते हैं, चौथा इसका लक्षण क्या होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका प्रयोग कैसे हम देखेंगे, पदार्थ के कण जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित, ठोस अवस्था में देख लीजिए, किसी भी ठोस पदार्थ, लकड़ी का कोई आप गुटका ले लीजिए या है ना लोहे का कोई गुटका ले लीजिए, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से लगातार आपस में चिपक के सट के पास पास होते हैं और एक दूसरे से बंधन बलों द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। इससे यह साबित होता है, इससे क्या साबित होता है कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं या एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। आ गई बात समझ में। तो हमारे सामने तीनों प्रयोग आपका प्रदर्शित है। पहले में हम ठोस लिए जो कि यह साबित करता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा है आपका द्रव, जो द्रव यह साबित करता है कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। और तीसरा है गैस, जो यह साबित करता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। तीसरा आपका प्रयोग यह साबित करता है कि पदार्थ के कणों के बीच लगातार निरंतर गति होती रहती है। तो आज हमने पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जाना कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और इनके लक्षण जाना। अब बात करेंगे हम ठोस होते क्या हैं। इनकी 3 अवस्थाएं तो हैं, ठोस, द्रव, गैस बता दिए, तीनों का हमने लक्षण बता दिया, प्रयोग बता दिया, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठोस क्या होते हैं, है ना। तो ठोस की हम बात करेंगे तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनका आकार निश्चित होता है। क्या होता है, पहला मेन फैक्ट ये है कि इनका आकार निश्चित होता है। दूसरी बात, इनका द्रव्यमान, मास, इनका वजन क्या होता है, निश्चित होता है, उनका वजन हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तीसरी बात, इनकी आकृति, संरचना जो बोलोगे आप, वो भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है, निश्चित होती है। तो इनमें ठोस में सभी निश्चित होते हैं, है ना। इनका आकार निश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है, इनका मास, द्रव्यमान, वजन निश्चित होता है। और दूसरा टाइप्स आता है द्रव। क्या आता है, द्रव। द्रव क्या होते हैं, द्रव जो होते हैं इनका आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है द्रव का। जिस पात्र में रखेंगे आप उसी पात्र को ये धारण कर लेते हैं। मान लीजिए 2 लीटर जल को हम किसी बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी के आकार का शेप बनाएंगे, उसी को हम किसी टब में रखते हैं तो टब के आकार का शेप बनाएंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि इनका आकार निश्चित नहीं होता है। और आयतन भी, और आयतन को हम मेजर कर सकते हैं, आयतन इसका हम बता सकते हैं कि आयतन कितने लीटर है ना। आयतन को हम मेजर किया जा सकता है कि 2 लीटर है, 3 लीटर है, निशान लगा के या लीटर के थ्रू मेजर किया जा सकता है। और इनमें क्या होता है, द्रव में बहाव होता है, द्रव में एक बहाव का गुण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि द्रव में क्या होता है, एक बहाव का गुण पाया जाता है, जो कंटिन्यू क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, बहते रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये चल रहे हैं, है ना। और इसके बाद इनका आकार हमेशा इसीलिए क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे आप कोई एग्जाम्पल देखेंगे तालाब या नदी के पानी में, है ना, तो क्या होता है, एक लहरियादार उनमें क्या होता है, एक शेप बनती रहती है, उनका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे हवाएं जाती हैं तो इधर से बढ़ती जाती हैं आगे तक, पुनः आएंगे फिर बढ़ता जाएगा, बदलते, तो इसलिए इनका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। तीसरा टाइप्स है आपका गैस। कौन सा, गैस।
तो गैस को हम कह सकते हैं कि इनका न तो आकार निश्चित होता, न ही आकृति निश्चित होती है ना। जिस सिलेंडर में इसको भरेंगे उसी का रूप ये धारण कर लेते हैं, और इसके कण जो होते हैं आपस में निरंतर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। गैस के जो कण होते हैं ये निरंतर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो इस तरह से अभी हमने क्या जाना, पदार्थ की अवस्थाओं को, ठोस, द्रव और गैस को जाना। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं भौतिक अवस्था के आधार पे, ठोस, द्रव और गैस। अब इसके बाद हम वाष्पीकरण को पढ़ेंगे।